वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस में क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के नोट्स को क्लियर करेंगे। बिकॉज आप सभी को तो पता है कि नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 10th क्लास में बोर्ड होता है, सो नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। एंड अगर हम स्टार्टिंग से ही नोट्स को बनाकर चलेंगे तो आगे जाके ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा एंड देन वी आर स्टार्टिंग आवर वीडियो। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम बुक्स में से नोट्स को नहीं बनाएंगे, नोट्स पहले ही आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एग्ज़ाम टाइम पे आप बार बार बुक नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता। सो आपके लिए जो नोट्स हैं, अगर आप उन्हें रीड करते हैं, उनको बार बार रिवाइज करते हैं, सो आपको बुक पढ़ने की कोई नीड नहीं है अगेन एंड अगेन। ओके, सो अब वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम दोबारा से बताते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2 इजकल टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। तो जब दो चीज़ों का आपस में मिलन हुआ तो एक नई चीज़ का निर्माण हुआ, तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो पदार्थ उसके अंदर हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये H2 है और O2 है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि इन दोनों ने हिस्सा लिया तो ये क्या है, ये हमारे अभिकारक हैं। अब है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है और ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में अभिकारक क्या था? जो दोनों मिलकर नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, जो नई चीज़ बन रही है वो उत्पाद है, जो दोनों मिलकर बना रहे हैं वो अभिकारक है, और जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये तीनों आपस में मिले हुए हैं, इन सब की डेफिनेशन है ये, जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ ली जाती है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। किन कारणों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ये क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो आप इसको लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है रंग में परिवर्तन। जब भी किसी चीज़ के रंग में परिवर्तन आता है तो पता चलता है कि हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। सेकंड पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। पानी में चूने को डालने पर, जब हम पानी में चूने को डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ तक जल सकता है। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये इसका कारण है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। किसी के अंदर रंग में चेंज आता है, कोई गर्म हो जाता है, कोई ठंडा हो जाता है। तो यही सब कारण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो तापमान में परिवर्तन की जो पानी में चूने में डालने की इक्वेशन दी हुई है, बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, प्लस पानी यानी कि H2O जिसे हम जल कहते हैं, और बुझा हुआ चूना, इन दोनों की अभिक्रिया होकर यानी कि अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और इसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा से पता चलता है कि हाँ इसके अंदर तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। थर्ड पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, वो दूध था वो दही हो गया। दूध खट्टा नहीं होता लेकिन दही खट्टी होती है, तो इससे पता चला कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। फोर्थ है नए पदार्थ का निर्माण। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का एक रिबन आता है जिसे हम जलाते हैं, तो जब वो जल जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इससे भी पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखो मैग्नीशियम है, जब इसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके। फिफ्थ पॉइंट है प्रकाश का उत्सर्जन। लकड़ी के जलने पर प्रकाश का उत्सर्जन। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है, उसका उत्सर्जन होता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सिक्स्थ पॉइंट है गैस का निर्माण। ईंधन के दहन पर CO2 बनना। 7 पॉइंट है ध्वनि का निर्माण। H2 जलने पर 5 ध्वनि उत्पादित होना। अब हमने ये पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब वो होते हैं तो उसके क्या कारण हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रकार पूछे जाते हैं, इनकी उदाहरण पूछे जाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है? कोयले का दहन। कोयला यानी कि कार्बन, इसकी डेफिनेशन क्या थी? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, यानी कि ये क्या है? अभिकारक अपने पहले भी देखा था, जो 2 चीज़ मिलकर एक नई चीज़ बनती है, ये तो उत्पाद है, ये अभिकारक है। तो इसमें क्या बोला गया है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि 2 या इससे भी अधिक अभिकारक जब मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोयला का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रही है, तो यानी कि एक संयोजन अभिक्रिया है। इसके अंदर वही सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल है इसका जल का निर्माण। H2 + O2 = H2O, ये भी इसका एग्जाम्पल है। देन थर्ड एग्जाम्पल भी इसी का है। आपकी बुक में देखिए ऐसे लिखा होगा संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन दी हुई है। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स समझाए हुए हैं। उसके बाद ऊष्माक्षेपी के बारे में बताया गया है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती कौन सी है। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में नहीं आती, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो आप ये ना समझे कि थोड़ा नोट्स आगे पीछे है, हमने पूरी बुक्स के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। ओके, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं का निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। आप सभी को पता है, मैंने आपको भी बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं एंड उस सब में कुछ ऊष्माक्षेपी होती हैं, कुछ ऊष्माशोषी होती हैं। तो इनके बीच में डेफिनेशन दी हुई है ताकि आपको समझ आ सके कि इसमें ऊष्माक्षेपी हो रहा है या फिर ऊष्माशोषी हो रहा है। तो अभी हम ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम पानी के अंदर चूने को घोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। अगर हम उसके अंदर हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है।
तो वो क्या है, उसके अंदर हीट निकल रही है, तो वो हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी, बिकॉज उसके अंदर से हीट निकल रही है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ओके, यही सेकंड एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस पानी इज इक्वल टू बुझा हुआ चूना, ये सब बनता है, इसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा ऊर्जा सेम ही है। ओके, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे जल कहते हैं। आप जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि CaO क्या होता है, H2O। लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाता है। ये सॉलिड होता है, जो H2O यानी कि जल, वो तो लिक्विड ही होगा। और ये AQ की फॉर्म का क्या मतलब होता है, ये वो फॉर्म होती है जो ना ही तो लिक्विड हो ना ही सॉलिड हो, वो दोनों का मिक्सचर हो, उसे हम AQ कहते हैं। वरना सॉलिड को सॉलिड के लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे, और जो दोनों का मिक्सचर है उसके लिए हम AQ लिखते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 पार्ट होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब इस अभिक्रिया को होना होगा या फिर जब इस अभिक्रिया को हम करेंगे तो हम उसको हीट करेंगे पहले, यानी कि उसको गैस पर रखेंगे या फिर किसी भी तरीके से उसे हीट देंगे, तब वो अभिक्रिया होगी, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। जब इसे गर्म करने से पहले इसका रंग हरा होता है, गर्म करने के बाद इसका रंग भूरा हो जाता है। तो ये ऊष्मीय वियोजन है, क्योंकि इसमें ऊष्मा दी गई है, इसमें ऊष्मा निकली नहीं है, इसमें ऊष्मा दी गई है, तो ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। सेकंड है आपका कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। बिना बुझे हुए चूने का निर्माण सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है इसका। देखिए फेरस सल्फेट वाला एग्जांपल आपकी बुक में भी मेंशन है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। एंड कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी आपकी बुक में मेंशन है। अब हम वियोजन का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, विद्युत वियोजन। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। यानी कि अभी हमने ऊष्मीय वियोजन पढ़ा जिसमें अभिक्रिया को करने के लिए हमने ऊष्मा दी, बट ये विद्युत वियोजन है इसमें हमें किसी अभिक्रिया को करने के लिए विद्युत देनी होगी। जैसे कि जब हम जल में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। जब हम जल में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। देखिए जैसे आपकी बुक में वाला एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या बताया गया है। थर्ड है प्रकाशीय वियोजन। वह अभिक्रिया जिसे करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। वियोजन के 3 टाइप होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। हम रिमाइंड कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंड ऊष्मीय वियोजन क्या है, जिसमें ऊष्मा दी जाए भाई अभिक्रिया को करने के लिए। विद्युत वियोजन क्या, इसमें विद्युत दी जाए। प्रकाशीय वियोजन क्या, इसमें प्रकाश दिया जाए। लेकिन कौन सा प्रकाश, लाइट वाला नहीं, सूर्य का प्रकाश। तो ये तीनों बहुत ईजी हैं। प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य की प्रकाश की किरणों में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन है वो अलग हो जाता है। ये सिल्वर क्लोराइड होता है लेकिन अलग होने के बाद ये क्लोरीन हो जाता है। ये नेक्स्ट ईयर वाले बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो मे बी इस साल भी पूछ लिया जाए, सो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये देखिए क्रियाकलाप 1.8 में इसे समझाया गया है। एंड आप सभी को पता है इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सबके पास मोस्टली बच्चों के पास बुक्स नहीं है, सो मे बी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं एक कदम बढ़ा रही हूँ, एक कदम आप भी बढ़ाइए। इसी का सेकंड एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड
को भी जब सूर्य के प्रकाश की किरणों में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। इसका उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचती है वो उसी की यूज़ से खींचती हैं, बिकॉज शाम श्वेत फोटोग्राफी वही होता है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, रासायनिक अभिक्रिया की। हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली, वियोजन की 3 टाइप्स पढ़ लिए। एंड ये संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के 3 टाइप का नहीं है, तीसरा टाइप है जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। मैं अभी आपको थोड़ा रिमाइंड, देखिए हमने वियोजन की तीनों टाइप पढ़ लिए हैं, हमने संयोजन पढ़ लिया, वियोजन पढ़ लिया, वियोजन के बाद जो है ये तीसरा टाइप है। ओके, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से अलग कर देती है। यानी कि आपने सुमो रेसलिंग तो देखी होगी, अगर कोई यहाँ पे पतला सा इंसान चला जाए और एक मोटा सा हो तो ऑफकोर्स सीधी सादी सी बात है वो पतला ही हार जाएगा। तो उसमें यही है कि क्रियाशील ज़्यादा कौन सी चीज़ है, तो क्रियाशीलता के आधार पर यह अभिक्रिया होती है। आयरन कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 में फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। ये अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, बट बाद में वो हरे रंग का हो जाता है। देखिए क्रियाकलाप 1.9 में इसको दिखाया गया है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट दे रखा है, आयरन Fe। जब इसके अंदर आयरन यानी कि Fe की कीलें डाली जाती हैं तो इसका क्या बनता है, तब बनता है हमारा फेरस सल्फेट, जिसका रंग क्या होता है, ग्रीन, या फिर लाइट ब्लू भी कहते हैं, इसे ग्रीन भी कहते हैं। इसने पूरा मेंशन किया हुआ, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, वो भी 4th पार्ट जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने विस्थापन पढ़ी, अभी ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का बेरियम सल्फेट हो जाता है, बेरियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसने उसकी जगह ले ली, इसने उसकी जगह ले ली। बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 के सफ़ेद अवलीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब ये अभिक्रिया होती है तो एक सफ़ेद या पीले रंग के अवक्षेप यानी कि किसी चीज़ का निर्माण होता है, उसे अवक्षेप कहते हैं, तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इन दोनों के एग्जाम्पल जो है सेम ही है। ओके, और वो जो सफ़ेद रंग का वह या फिर पीले रंग का जो वह अवक्षेप होता है वो पानी में आग घुलनशील होता है, वो पानी के अंदर नहीं मिल सकता।